Assalamu alaikum. Assalamu And a alaikum. very good morning to all of you. Welcome to Rise and Shine only on 365 News with me, Nadia Khan and Zohib. जोहब हसन, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं। और जैसे हमने आपको बताया कि मंडे को जरा मेरा स्लो स्टार्ट होता है और नादिया खान बड़ी एनर्जी में होती है। पता नहीं क्या 2 दिन आप रेस्ट करती हैं, कोई काम नहीं है आपको करने का, क्या क्या है, क्या चीज़ है? मुझे खुशी होती है मंडे को वापस काम पे आते हुए। फ्राइडे मुझे लगता है कि Friday जरा मुश्किल है। स्लो हो जाती हूँ हाँ। कि मुझे बस लगता है कि बस आ गई छुट्टी आ गई। अच्छा, मुझे लेकिन मंडे ये मुश्किल कि लगता है। वीकेंड पे वैसे बड़ी टेंशन थी। इस तरह से हम एक तो खैर बहुत खुशी और फिर हाँ, उसके बाद बहुत गम। ये ऐसे जज्बात हैं कि बस वो कहते हैं ना, खुशी को नजर लग जाए। और अच्छा, धड़का सबको लगा हुआ था। बस डर हम था जब कि शो भाई- करके गए देखे, वही ना, हमारा जब मैंने- शो खत्म हुआ है बस उसके बाद ये खबर आई है, ऐसी है ना। मैं इतनी हम लोग मैं कहती इतने अरसे बाद, 2 डेकेड्स के बाद, कुछ साल भी नहीं, 20 सालों के बाद बस एक खुशी आई। फेस्टिवल और सब इतने खुश थे, पाकिस्तान के लिए खुश थे। और उसके बाद फिर ये बुरी खबर का आना, बिल्कुल ऐसे तो वेरी वेरी ट्रैजिक, वेरी अनफॉर्चुनेट। खैर जाहिर है इस्लामाबाद में ऐसा होना और पूरा मुल्क मुतासर होता है। और सब हम कहते हैं ना कि हम जब मुल्क के किसी भी कोने में रह रहे हों, कहीं भी कोई वाक़या हो तो आपको मुतासर करता है। आपके प्यारे पाकिस्तानी हैं, भाई हैं, बहन हैं। और इस वाक़े में जो खुदकुश हमला किया गया है दहशतगर्दों की तरफ से, और नमाज के दौरान ही हमला किया गया है। हैरान होती हूँ, अपने आप को धमाके से उड़ाया खुदकुश हमलावर ने। से लोग होते हैं जो ये भी नहीं देखते कि जी बच्चे हैं, इबादत गाह है, इबादत के लिए लोग आए हुए हैं, कौन से कावर्ड्स हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो खैर उनको ट्रेस किया जा रहा है और मास्टरमाइंड तक पहुंच ही चुके हैं। और ये पता है हमें कि ये इंडिया फंडेड सारे मामला चल रहे हैं। इसके साथ साथ अफगानिस्तान से भी बहुत सी अनफॉर्चुनेट बात है। ये अफगानिस्तान हमारा नेबर, और हमने एक अरसे तक अफगानियों को जिस तरीके से हमने फैसिलिटेट किया, नतीजे में पहुंची हमने हूँ बहुत कोशिश की कि हमारे कंप्लीटली ना इनके साथ कट ऑफ करके ना ये आए। क्योंकि ये शख्स भी जो हमने देखा रिपोर्ट्स में, मई में अफगानिस्तान गया था, ट्रेनिंग ली, फिर वापस आ गया। इनके आने जाना, इनको बस भेजें और वापस आने की कोई ऑप्शन ही ना रहे। सारी फ्लाइट्स, हर तरह का जो कम्यूट है, कैंसिल कर देना चाहिए। अब बस हो गई। We don't want any अफगानी here. आज के शो पर हम इस्लामाबाद धमाके की बात करेंगे और सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयों की बात करेंगे। ओवरऑल दहशतगर्दी के जो वाक़े थे उनकी बात होगी। और फिर हम कुछ बात करेंगे। एक बिल पास हुआ है और डोमेस्टिक वायलेंस बिल है, ख़वातीन को प्रोटेक्ट करने के लिए, ख़वातीन के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये क्या है, इसमें कैसे सेफगार्ड किया गया उनके राइट्स को? बहुत ज़रूरी था ये। नहीं, ज़रूरी तो बहुत था कि जी डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट जो है औरतें अब जाएं तो उनको फैसिलिटेट किया जाए। बट लेकिन क्या वो फैसिलिटेट होंगी? सबसे बड़ी बात तो ये कि उनके लिए कोई सेफ हाउस है कि अगर आप अपने शौहर से ही अगर आप तंग हैं, उससे खतरा है, तो कहाँ जाएंगे आप? और जाएंगे तो फिर आपके पास लॉयर की लाखों की फीस है, इन औरतों के पास नहीं होगी। तो फिर ये सारा इस कड़ी का हिस्सा है कि अगर आप उनको सेफगार्ड कर रहे हैं तो एक एक चीज को करें। उनकी प्रोटेक्शन, उनकी रिहाइश, उनका केस का खर्चा, ये क्या सब इसमें इंक्लूडेड है? कैसे होगा? और फिर ये सबसे बड़ी बात जो है कि क्या ये सिर्फ इस्लामाबाद या किसी शहर तक महदूद है बिल, या पूरे पाकिस्तान? बिल्कुल, ये हम सारे सवालात करेंगे और कितना फ़ायदा होगा इसमें। जो ख़वातीन डोमेस्टिक वायलेंस का जो शिकार है उनकी कितनी दाद रसी होगी, हम जानेंगे। अली वही साहब हमारे साथ होंगे जो लॉ एक्सपर्ट है और बेहतर तौर पर हमें बताएंगे इससे मुताल्लिक़। फिर जरा वेदर अपडेट भी आपको देंगे और उसके बाद जब वापस आएंगे तो हम T20 वर्ल्ड कप की बात करेंगे। अच्छा, क्या हुआ इसमें? वेदर में तो वैसे मैं सुना कि बारिश एक्सपेक्टेड है कराची में। हाँ, अच्छा, मैं तो छतरी ले आई हूँ। अच्छी बात, हमारा पता नहीं आज हाँ, नहीं कभी भी हो जाए, छतरी तो हो ना। क्योंकि जब आप बारिश होती है तब छतरी नहीं होती आपके पास। तो वो और वो लाई भी वो ना, वो कार्टून वाली जो घर में बच्चों वाली जो होती है, वही पड़ी होती है हमारे बैटमैन और वायरन मैन। हाँ, छतरी काम अपना करेगी, छोटी सी है तो इसलिए आई कैन नॉट शेयर, सॉरी। तो वो बस वो साथ लेके हम चल रहे हैं। और क्रिकेट के मामला, आई हैव नो आइडिया। आईसीसी नुमान भाई हमारे साथ होना है, नुमान न्याज होना है, तो जरा तैयारी आप पक्की है ना? तैयारी नहीं, वो तैयारी जब वो साथ हैं तो फिर क्या? नहीं, उनसे जरा कुछ बातें भी करनी है ना हमने कि अब आईसीसी के ऑफिशियल आ गए पाकिस्तान। अच्छा, फिर यूएई के बोर्ड ने आपसे रिक्वेस्ट कर दी है कि प्लीज ये खेल ले मैच। 15 तारीख को जो इंडिया पाकिस्तान का मैच है खेल ले। स्ट्राइक व्हेन द आयरन इज हॉट। श्रीलंका ने भी आपसे शर्तें मनवाने का मौका है और मैं कहती हूँ कि पाकिस्तान का बड़ा स्ट्रॉन्ग जबरदस्त स्टांस है। बहुत ही रोब इस वक्त और स्ट्रेस उन्होंने दिया हुआ है आईसीसी को फर्स्ट टाइम। तो इसलिए इसका तो भरपूर फायदा उठाना चाहिए। हमारी खैर कोई अच्छी नहीं जा रही। पहला मैच हमने बड़ी मुश्किल से जीता, नेदरलैंड्स हमसे जीतने वाला था, वो अपसेट करने वाला था, लेकिन जीत गया ना। लेकिन बहुत मुश्किल से। चलो जी, बस बहुत ही मुश्किल से जीते। अच्छा, फिर हम क्या बात करेंगे? अवैस रियाज हमारे साथ है, इन्फ्लुएंसर है और वो ड्रामा क्रिटिक है। हाँ, तो ड्रामों पे करते हैं। ये तो हमारे मेरे मतलब कबीले का फिर हुआ। बिल्कुल ऐसे ही है ना जी, अपना ग्राइंड बहुत ही तवज्जो से ड्रामे देखते हैं और उस पर एनालिसिस उनका होता है।
हाँ, लेकिन इसका एक फर्क स्टाइल है, जिससे हम तो इसका क्रिटिक अलग करते हैं, स्टाइल है। रिव्यूज करते हैं, ये बकायदा लाइंस जो है उन लाइंस के ऊपर कमेंट करता है, विच इज वेरी वेरी फनी। और मैं कहती हूँ बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, दे कैन से एनीथिंग एंड गेट अवे विद इट। हम लोग को फिर भी बहुत लिहाज करना पड़ता है, बहुत सारी बातें और एक जो रियलिटी शो था लेकिन तमाशा, इसमें भी उसके था ना? कंटेस्टेंट भी थे। अच्छा। तो जरा पूछेंगे ना तजुर्बा कैसा रहा तमाशा में जाने का, उसमें और क्या मजा- तमाशे लगाए क्या आपने? तमाशे लगाए, बिल्कुल ऐसे ही है। आज के शो पे। अच्छा जी, तो ये हमारे शो पर सब कुछ होने जा रहा है, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे इस्लामाबाद खुदकुश बम धमाके की, जिसमें जहां बहक नमाजियों की तादाद 33 हो गई है। पिम्स अस्पताल में 48 जख्मी जेर इलाज है और 5 मजीद जख्मियों को तिब्बी मुआयने के बाद बुरसा के हवाले किया गया। पोली क्लिनिक में 14 जख्मी जेर इलाज है, जिनमें से 9 मरीजों की हालत तशवीशनाक भी बताई जा रही है, यानी क्रिटिकल है उनकी। 9 मरीज ऐसे हैं जिनकी जान जा सकती है, अल्लाह ना करे वो सेहतमंद हो। इस्लामाबाद की मस्जिद इमाम बारगाह में होने वाले खुदकुश धमाके की तहकीकात में सनसनीखेज इंकशाफात भी सामने आए। ज़राए के मुताबिक खुदकुश हमला आवर ने रास्ते में 2 और हॉल के अंदर 6 गोलियां चलाई। मस्जिद के हॉल में जाकर खुद कुछ धमाका उसने किया, यानी पहले गोलियां चलाई, उसको जब इंटरसेप्ट किया गया तो फिर वो आगे बढ़ा और उसने फिर उसके अंदर जाकर धमाका किया। तो तहकीकात चल रही हैं और बताया जा रहा है कि 4 किलो बारूदी मवाद इसमें इस्तेमाल किया गया था। फिर जरा ये भी बता रहे हैं कि बॉल बेरिंग की तादाद ज़्यादा थी। ये मुझे इसका समझ नहीं ये बॉल असल बेयरिंग में क्या जो मतलब? खुद कुछ जैकेट्स बनती है बहुत ज़्यादा, हमने तो कवर किया, उसमें बॉल बेरिंग्स वगैरह डाले जाते हैं। आपने देखा वो मतलब बड़ी स्टील के पतले पतले यानी गोलियां सी अच्छा। बॉल बेरिंग होती हो, तो वो जब ब्लास्ट होता है तो उससे ज्यादा नुकसान होता है, वो घुसती है फिर बॉडी में, बिल्कुल गोलियों और वो की तरह। जानलेवा, बिल्कुल गोली है, वो जानलेवा हो साबित। तो उसमें बॉल बेरिंग की तादाद ज्यादा थी। खैर तहकीकात हो रही हैं और इसमें ये जो ये नेक्सस है इसको तोड़ा जा रहा है और सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाइयाँ भी जारी हैं। सैयद मोहम्मद अली साहब ने ज्वाइन किया, डिफेंस एनालिस्ट हैं। मोहम्मद अली साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। मुझे ये कहिएगा कि इस्लामाबाद में एक तो ये धमाका हो जाना, वैसे तो ठीक है, बलूचिस्तान में कार्रवाई हुई और KPK में भी हो रहा है, कैसे आप इसको देखते हैं? सिक्योरिटी का लैप्स कहेंगे या फिर वो प्रोएक्टिव चल रहे हैं, किरदार अदा कर रहे हैं दहशतगर्द, और हम प्रीएम्प्ट नहीं कर पा रहे, ये क्या हो क्या रहा है? बहुत शुक्रिया जी। देखिए, मैं समझता हूँ कि जो वक्त और मुकाम का चुनाव था इन दहशतगर्दों की जानिब से, वो बिल्कुल वाज़े करता है उनके मकासद और रसायम, कि वो हमें डिवाइड करना चाहते हैं और हमारा इत्तेहाद है और रिजॉल्व है दहशतगर्दी के खात्मे के हवाले से, उसको कमज़ोर करना चाहते हैं। लेकिन आपने देखा, बल्कि मैं आपसे शेयर करूंगा कि जिस जगह उन्होंने नमाज जुमा के वक्त जो मासूम और पुरअमन जो शहरी हैं उनके ऊपर खुदकुश हमला किया जबकि वो नमाज जुमा अदा कर रहे थे, उसी जगह पे मगरिब की नमाज वजीर दाखिला और IG ने अदा की, उसी इमाम की इमामत में जिसकी इमामत के दौरान ये हमला हुआ था। तो मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ा एक मैसेज है हमारे तमाम कौम को भी और दुश्मनों को भी, कि हम जो है एक बहादुर कौम है, हम डरने वाले नहीं हैं और हमें आप तफरीक नहीं कर सकते। कल आपने देखा कि तमाम जो चोटी के उलमा और मुफ्ती हैं, तमाम मकातब फिक्र के, उन्होंने यकज़बान होकर इसको कंडेम किया। इससे भी जाहिर होता है कि किसी किस्म के तफरके बाजी को हमारे दुश्मन जो हवा देने की कोशिश करते हैं वो भी नाकाम है, और हमारे तमाम मकातब फिक्र के उलमा इनके मकासद और हकीकत को जानते हैं। तीसरा पहलू जो आपने बताया बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कितनी तेजी से हमारे इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी इदारों ने इस पूरे नेटवर्क को झांचा और पूरे मुल्क में जहां जहां वो फैले हुए थे उनको पकड़ा और इंशाअल्लाह इनको के किरदार तक फौरी तौर पर पहुंचाया जाएगा। चौथी बात यह कि मैं समझता हूं कि जो हमारे मुतासरीन हैं उनकी साथ जितनी भी हमदर्दी की जाए कम है और उनको मुकम्मल सपोर्ट और दादरसी रियासत की जिम्मेदारी है। चौथा पहलू ये है कि देखें, ये वो प्रॉमिस है जो कि नादिया वजीर आजम मोदी ने पाकिस्तान से मई लास्ट ईयर जंग हारने के बाद किया था कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। तो ये ऑपरेशन सिंदूर चूंकि वो जानते हैं कि बराह रास्त रवायती अंदाज से पाकिस्तान फौज फजाइया और बहरिया से पंजा आजमाई की उनमें हिम्मत और सलाहियत नहीं है, तो अब वो दहशत गर्दों का सहारा ले रहे हैं। उनकी 3 गुना उन्होंने सपोर्ट बढ़ा दी है पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए। लेकिन इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद, हमारी रियासत, हमारी फौज, इंटेलिजेंस इदारे और कौम की मदद और उनके इत्तेहाद से हम इसको डिसाइसिवली डिफीट करेंगे और इंशाअल्लाह ये जो तमाम लोग
जो इसमें इन्वॉल्व हैं, सपोर्टर हैं, उनकी भी निशानदेही की जाएगी और इंशाल्लाह इसकी लेकिन बेहतरी अली की थोड़ा सा जाएगी। हमारी तरफ से भी जरा सेफ्टी और कड़ी सख्त होनी चाहिए, जैसे कि पता चला कि ये शख्स तो जैकेट पहन के बस से नौशेरा से। आया है, नौशेरा से, किसी वक्त भी ब्लास्ट हो सकता था। और इमेजिन कि अगर बस में ब्लास्ट होता समझ भी ना Public आती, पता भी transport ना पे पहुंचा है वो चलता। जगह। जी जी, तो कितना खतरनाक था। क्यों इतना आसान है इनके लिए कम्यूट करना? क्यों नहीं हम बस स्टैंड्स पे, मस्जिदों के बाहर अब स्कैनर्स लगा दीजिए मैंडेटरी, अगर हो जाए तो कितनी आसानी हो जाए। होटल में भी बैठा है वो होटल थोड़ी देर। बिल्कुल, जी, मैं होटल आपसे कहीं भी हो सकता इत्तेफाक था ये करता हूं। ब्लास्ट। जी, मैं आपसे इत्तेफाक करता हूं कि अब जो जदीद आलात और जी, जी। सीसीटीवी है और इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस है, कम्युनिकेशन इंटेलिजेंस है, उसको हमारी रियासती इदारे, इंटेलिजेंस इदारे बुरे कार ला रहे हैं और यकीनी तौर पे इसमें बेहतरी आ रही है। इसीलिए आप देखें कि इसके बाद फौरी तौर पे जहां जहां इनका नेटवर्क था, सहूलतकार थे, सपोर्टर थे, फैसिलिटेटर थे, उनको उनकी निशानदेही हो गई। तो डेफिनेटली मैं समझता हूं कि अब हमें इलेक्ट्रॉनिक और इंटेलिजेंस के लिए जो जदीद सहूलियात और टेक्नोलॉजी है उसको ज्यादा बुरे कार लाना चाहिए और डेफिनेटली जो ट्रैवलिंग है और पूरे मुल्क में जो मूवमेंट है उसके अहम अड्डे जो हैं, जी। जो बस अड्डे हैं, जो रेलवे स्टेशन हैं, जो वैगन के अड्डे हैं, वहां पे सीसीटीवी का होना बहुत और जरूरी उनकी है, मॉनिटरिंग का क्योंकि इंतजाम होना यही चाहिए, टारगेट्स definitely। हैं। हमें पता है कि ये टारगेट्स हैं, तो इनको आइडेंटिफाइड है, सिर्फ ये कि सेफ्टी स्कैनर्स लगाने की बिल्कुल। और जरूरत है। देखिए वो अफगानिस्तान भी गया, फिर जून में वो वापस गया। अच्छा मुझे बताएं कि सदर मुमलिकत ने एक बयान दिया और बड़ा इंपॉर्टेंट वो बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ये इस वक्त जो अफगानिस्तान की सूरत हाल है ये 9/11 से पहले की सूरत हाल है और आप ज़ाहिर बेहतर जानते हैं कि 9/11 से पहले की सूरत हाल क्या थी। तो हम इसको क्या उसकी हसासियत को भी समझ नहीं पा रहे हैं या वाकई ये सूरत हाल वैसी है? आप क्या कहेंगे? देखिए, दो एस्पेक्ट हैं सदर मुमलिकत का जो बयान है जो उसका सियाक़ सबाक़ हो सकता है। पहली बात ये है कि इसका बुनियादी मकसद मैं समझता हूँ ये है कि वो ये कह रहे हैं कि अफगानिस्तान दोबारा से आलमी और इलाकाई दहशतगर्दी का एक मरकज बन चुका है, जो कि न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इस खित्ते और आलमी अमन और सलामती के लिए भी दोबारा एक बढ़ता हुआ खतरा है। और आप देखें कि इसमें इसकी जो जिम्मेदारी है वो दाइश ने क्लेम की है। तो इससे ये जाहिर हो रहा है और ये साबित हो रहा है कि चूंकि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की अफवाज इंटेलिजेंस इदारों की कामयाबी जो उनको हासिल हो रही है टीटीपी और बीएलए और मजीद ब्रिगेड के खिलाफ, उसके नतीजे में अब भारत जो है वो सिर्फ टीटीपी और बीएलए को सपोर्ट नहीं कर रहा बल्कि वो दाइश को भी सपोर्ट कर रहा है। और इसका सबूत आपने देखा कि कुछ अर्सा कबल जो बॉन्डी बीच ऑस्ट्रेलिया में भी हमला हुआ था जिसमें दाइश की इन्वॉल्वमेंट थी, उसमें भी भारतीय मुलविस पाए गए थे। और आप जानते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो है उनके अजीत दोवल, वो दाइश से राब्ते में थे, वो शाम का विजिट भी कर चुके हैं। तो ये अगर आप कड़ियां मिलाएं तो ये बात साबित होती है कि भारत जो है अब वो बहुत ज्यादा इजाफा कर रहा है दहशतगर्दी की पुष्टपनाही में। तो इसको जांचना भांपना जरूरी है। दाखिली सतह पे हमें मुत्तहिद होकर तमाम तर वसाइल बुरुए कार लाने हैं, रियासत और फौज के साथ खड़ा होना है, लेकिन साथ ही साथ आलमी सतह पे, सिफारती सतह पे भारत के जो अजाइम और सबूत हैं उनको बेनकाब भी करना है कि भारत जो है आलमी बरादरी के लिए सबसे बड़ा खतरा है दहशतगर्दी के सपोर्टर के तौर पे, और वो अफगानिस्तान को इस्तेमाल कर रहा है पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए। तो ये मामला जो है हमें सियासी, सिफारती और नजरियाती एतबार से आलमी मीडिया, आलमी फोरम्स में भी उठाना जरूरी है। जी, और बिल्कुल ये जान लें कि हमारे एक शहरी को जब शहीद किया जाता है तो ये जो टेररिस्ट हैं उस एक जान के बदले 20 जानें इनकी जो है हमारे फोर्सेस वाले लेते हैं। बिल्कुल। अच्छा, अली साहब ये बताइएगा जरा, ये वाली जो हमने शुरू में बात की थी, मई में इसका अफगानिस्तान जाना, जून में वापस आना, ये कम्यूटिंग अभी तक चल रही है। क्यों लोग अफगानिस्तान जा रहे हैं, आ रहे हैं, या अब जो है क्योंकि मई की बात है अब सख्ती हो गई है, या अभी भी? क्योंकि ये बड़ी खतरनाक बात है कि जी अफगानी मजे से जा रहे हैं और हमें पता है किस काम के लिए जा रहे हैं और फिर उसके बाद वापस आ जाते हैं। जी, मैं आपसे एग्री करता हूं, लेकिन आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात शेयर की। देखें, मई में ही हमने भारत का जो गुरूर है वो खाक में मिलाया था। और उसके फौरी बाद उन्होंने इस अब जो पुष्टपनाही दहशतगर्दों की शुरू की है, उसी के बाद फिर आप देखें मई जून में ये लोग अफगानिस्तान गए हैं। और हमने जिन लोगों को निकाला भी है वो इसी सोच और कौमी सलामती के एक फर्ज के तौर पे
अमल दरामद किया है, क्योंकि हम अब नहीं बर्दाश्त कर सकते कि इलीगल जो लोग हैं अफगानी वो पाकिस्तान में रहे। आपने देखा कि ईरान में भी जो है वो बहुत, उन्होंने 10 लाख के करीब अफगानियों को निकाला है, जिनमें से बहुत से जो हैं वो इसराइली इंटेलिजेंस एजेंसी मुसाद के लिए इन्फॉर्मर का काम कर रहे थे और निशानदही कर रहे थे उन टारगेट्स की जिनके ऊपर हमला किया जाए। तो मैं समझता हूँ अफगानिस्तान, और फिर आपने देखा कि अमेरिका के अंदर भी अमेरिकी नेशनल गार्ड के ऊपर हमले में अफगानी मुलविस पाए गए, जर्मनी और बरतानिया से भी इनको निकाला जा रहा है, इनके तमाम वीजा प्रोसेसेस अमेरिका में बंद कर दिए गए हैं। तो ये एक हकीकत है कि देखें, हम आपके दोस्त हैं लेकिन अपने दुश्मन नहीं है। हम कौमी सलामती का तकाजा है कि हमें अपने बॉर्डर को, अपनी इमिग्रेशन को, अपने ट्रैवल को और इन तमाम चीजों को ट्रांसपेरेंट और मॉनिटर करना जरूरी है। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो तमाम इलीगल अफगान यहाँ मौजूद हैं उनको हतमी तौर पर वापस रवाना किया जाएगा, और ताकि हम अपने घरों को, अपने बाजारों को, अपने इमाम बारगाहों और मसाजिद को महफूज बना सके। बहुत शुक्रिया सैयद मोहम्मद अली हमारे साथ हैं, डिफेंस एनालिस्ट, और मुख्तलिफ पहलुओं पर ही रोशनी डाल रहे थे। और आपने बिल्कुल सही, हमने सवाल जो किए ये जहन में आते हैं सवाल कि किस तरीके से कम्यूट कर रहा था वो इस्लामाबाद से। खैर ये कि सिक्योरिटी फोर्सेस करती हैं बहुत सी कार्रवाइयाँ, अब ये जो हो गया है इसका मतलब है 100 कार्रवाइयाँ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के तहत हमने रोकी भी है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारी चीजें मीडिया पे आती भी नहीं है, लेकिन फोर्सेस जो है हमारी है ना ऐसे ऐसे ऑपरेशंस कर रही है ना इनको निकालने के लिए, इनको खत्म करने के लिए, तो दे नीड आवर सपोर्ट। बिल्कुल, एक ब्रेक हम लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और इसका भी करारा जवाब देगी हमारे फोर्सेस, पाकिस्तान का जवाब आएगा इंशाल्लाह। एक ब्रेक। जी वेलकम बैक टू राइज एंड शाइन। गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब थोड़े से कुछ लीगल मामलात पे भी बात होनी चाहिए। एक बड़ा फियर है, खौफ है कि जी हम कोई अपने लिए केस करें, अपनी प्रोटेक्शन के लिए, अपने फायदे के लिए। एक होता है कि जी पुलिस स्टेशन जाना, कंप्लेन करवाना, फिर उसके बाद जी कोर्ट कचहरी के चक्कर। हर ड्रामे में हमने सुना है कोर्ट कचहरी के चक्कर कौन काटेगा। और देखिए डोमेस्टिक वायलेंस पूरी दुनिया इस पर सेंसिटाइज है, और पूरी दुनिया में कवानीन बने हैं खवातीन को प्रोटेक्ट करने के लिए, मर्दों को प्रोटेक्ट करने के लिए। कोर्ट ऑफ लॉ है, वहाँ पर जाके दाद रसी होती है, कॉम्पनसेशन भी मिलता है, और इंडिविजुअल भी खवातीन रहती हैं, मर्द भी रहते हैं, तो उनको पूरे राइट्स मिलते हैं अपने। और जो एग्रेसर है या फिर जो जालिम है उसके खिलाफ कार्रवाइयाँ भी होती हैं, विक्टिम को इंसाफ भी मिलता है। तो यहाँ भी पाकिस्तान में भी इक़दामात किए जाते हैं, और पार्लियामेंट में भी ये कानून साजी होती है। जैसे डोमेस्टिक वायलेंस बिल 2025 पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से मंजूर हो चुका है। अच्छा, इस बिल के तहत, इस पर हमने पहले भी बात की थी, इसमें वो खवातीन जिनको घरेलू तशद्दुद का जो शिकार होती हैं, शौहर उन पर तशद्दुद करते हैं, वो कहाँ पर जाएं, कहाँ रिपोर्ट करें, और क्या ये जुर्म है जिस गिरफ्तार होगा उसका शौहर जो है तशद्दुद करता है, या फिर उनको फिर यानी उस शौहर की तरफ से अगर वो बच्चे अपने साथ खातून के साथ रह रहे हैं तो बच्चों का ये मामला है, सारे लेकिन जस्ट रिमेंबर कि जो स्टेट का लॉ है दैट्स ऑन योर साइड। जी, तो हम ओवरऑल भी बात करेंगे, इस बिल पर भी बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है राज अली वाहिद कुंवर साहब ने, जो कि लॉ एक्सपर्ट हैं, और उनसे जरा जानते हैं कि सिंध में भी क्या कोशिशें चल रही है, क्या कानून साजी हो रही है, और क्या खवातीन को तहफ़्फ़ुज़ मिल रहा है इस मुआशरे में जहाँ पर हम पेट्रियार्कल सोसाइटी की बात करते हैं, जहाँ पर पिदरशाही का मुआशरा है, जहाँ पर हमेशा पिस रही होती है खातून, तो उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानून कैसे खड़ा हुआ है। बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया भाई साहब। कैसे हैं? ठीक ठाक? गुड मॉर्निंग, थैंक यू फॉर हैविंग मी। जी, अच्छा सर, मुझे बताइएगा कि हम इसी कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, और ये डोमेस्टिक वायलेंस बिल को आगे लेकर बढ़ेंगे, और फिर हम सिंध में भी, और ओवरऑल कितना ये बेहतर है खवातीन के लिए। इस वक्त ओवरऑल है क्या सूरत हाल, खवातीन को लेकर कितना प्रायोरिटी पर आप देख रहे हैं हुकूमतों की ये जो कानून साजी हो रही है? देखिए, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये जो अभी आप जिस लॉ का जिक्र कर रहे हैं, ये तो सिर्फ इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी के लिए है। इसकी एक्सटेंशन जो है वो ऑल ओवर द कंट्री नहीं है। बिल्कुल सही। ठीक, सिंध का अपना लॉ है और आज से बहुत पुराना है, 2013 का कानून है, सिंध डोमेस्टिक वायलेंस प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 2013, और लोगों को अवेयरनेस इसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं है, बट द लॉ डज एग्जिस्ट, और वो बहुत अच्छा कॉम्प्रहेंसिव कानून बनाया गया, सॉर्ट ऑफ दीवानी और फौजदारी का कवानीन को मर्ज कर। उसके अंदर ये होता है कि एक अग्रीव पर्सन, जो कि अमूमन एक खातून होती है, मगर एक बुजुर्ग भी हो सकता है, उसके अलावा इन सम केसेस मर्द शौहर भी हो सकता है, शौहर हो सकता है, बट आई हैव नेवर सीन अ मेल कंप्लेनेंट। वो हमारे वो अगर तशद्दुद सह भी रहा है तो वो परहैप्स उस चीज़ को कोर्ट में लाना नहीं चाह रहा होगा, एटसेट्रा।
बट पेरेंट्स के केस में ये बहुत ज़्यादा एम्प्लॉय हो रहा होता है, ओल्ड पेरेंट्स के साथ तशद्दुद कर रहा होता है कोई एक बच्चा, या और तशद्दुद की भी फॉर्म्स हैं ऑब्वियसली, वो सिर्फ फिजिकल नहीं है, वो इकोनॉमिक अब्यूज भी हो सकता है, वो मेंटली भी हो सकता है। मतलब सो इतना अच्छा कानून बना हुआ है कि आप किसी पे अगर फॉल्सली ये अप्लाई कर दें कि वो जी उसका किरदार ख़राब है तो वो भी डोमेस्टिक वायलेंस है। अगर आप ये कह दें कि जी आपकी नफसियाती हालत ठीक नहीं है फॉर नो रीज़न, तो ये भी उसके अंदर आ जाता है। अब उसमें जो स्टेजेस हैं उसकी वो ये हैं कि आप पहले पिटिशन फाइल करते हैं, पिटिशन के साथ जिस जज के पास आप जा रहे हैं, जो जुडिशल मैजिस्ट्रेट है आपके इलाके के थाने का, जहां पर या आप लोग लास्ट साथ रहते थे या जहां पर वो जुर्म हुआ, उधर आप जाएंगे, उधर जाके आप केस फाइल करेंगे और आप अबूरी हुक्म की दरखास्त भी दे सकते हैं, जिसके अंदर आप फाइनेंस ऑर्डर मांग सकते हैं कि जनाब मुझे इतने पैसे ये महीने के दे रहा था, इससे कहें कि ये देता रहे। आप एक रिस्ट्रेनिंग इंजंक्शन ले सकते हैं कि जनाब इसको मुझसे दूर रखा जाए, ये मेरे करीब नहीं आएगा। ठीक है। आप प्रोटेक्शन ऑर्डर ले सकते हैं, इसको मैं इसी चीज़ को आप एक हाउसिंग ऑर्डर ले सकते हैं कि जी ये घर जिसमें हम रह रहे थे इसमें मुझे रहने दिया जाए, इसको निकाल दिया जाए यहाँ से। अगर वहाँ पे कोई और वल्नरेबल लोग हैं, मसलन बच्चे हैं, देखिए बच्चों पे तशद्दुद करने का मतलब ये नहीं है कि बच्चों की आप सिर्फ पिटाई कर रहे हैं उनकी, वो ये भी तो है अगर आप उनकी वालदा के साथ कोई रवैया रखे हुए हैं और वो बच्चे ऑब्जर्व कर रहे हैं, बिल्कुल दैट टू इज एन अब्यूज ऑफ सम सॉर्ट। और उसके बाद फिर आप उन बच्चों की कस्टडी के लिए भी रिक्वेजिशन कर सकते हैं। अब प्रॉब्लम की तरफ आते हैं, इस कानून में कोई मसाइल हाँ, यानी कानून तो परफेक्ट हो गया, लेकिन ये कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन की उसकी इम्प्लीमेंटेशन में कुछ बेसिक फ्लॉज भी नहीं मैं कहना चाहूँगा। मेरा ख्याल है कि माशरा और हम लोग डिसेंसिटाइज्ड ही नहीं हैं इस चीज़ की तरफ। आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले पार्लियामेंट में डिबेट्स हो रही थी और किसी साहब ने उठ के कह दिया था कि क्या आप बीवी को थप्पड़ भी नहीं मार सकते। भाई देखिए ना, एक डिसेंसिटाइजेशन इस माशरे की है। जिस टाइम पे हम बड़े हो रहे थे, मेरी जनरेशन, इट वॉज वेरी कॉमन फॉर पेरेंट्स टू फिजिकली डिसिप्लिन यू। अब मेरी जनरेशन इस चीज को ठीक नहीं समझती या उसकी एक अक्सरियत नहीं समझती। इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता माशरे इवॉल्व होते हैं। तो अगर हम थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो ये बड़ा नॉर्मल सा था कि आपने फिजिकली ही डिसिप्लिन करना है और कोई इंटरफेयर भी नहीं करता था, कोई गलत भी नहीं समझता था कि नहीं बेटा माँ बाप कि भाई घरेलू मामला है। मैं तो शोहर की बात कर रहा हूँ कि एक खातून अपने भाई के पास जाके, बाप के पास जाके अगर कहती है कि जी मुझ पर तशद्दुद करता है, तो वो आगे से एक जवाब उसको मिलता था कि बेटा अब तुम्हारी लाश ही वापस आएगी। इन सम केसेस आ भी जाती और बहुत घरों में होता है ये तो आम बात। तो अब मैं बात ये कर रहा था कि एक तो इशू ये है कि माशरे की अपनी डिसेंसिटाइजेशन नहीं है। सही है। मसलन अब ये जब आपको मैंने कहा कि फॉल्सली अगर आप किसी पे इंसानिटी इंप्यूट कर दें तो कोई बंदा उठ के कह सकता है कि अच्छा आप बीवी को पागल भी ना कहें, ये भी ना कहें उसको कि तुम पागल हो गई हो क्या। कानून का मतलब ऑब्वियसली ये नहीं था। वो कहना वो ये चाह रहा था कि जब आप किसी को उस पे लेबल लगा देते हैं कि तुम नार्सिसिस्ट हो या तुम फॉर एग्जांपल डिसलॉयल हो या कोई इस तरह की चीज, दैट इज अब्यूज। बिकॉज अब्यूज एक पैटर्न है, वो कोई सोलो इंसिडेंट नहीं होता। नहीं। अब जब हमने केस दायर कर दिया और बात आई गवाही और शवाहिद देने की, क्योंकि अदालतें इसको एक पीनल लॉ की तरह देखती हैं। ठीक है जी, ये तो एक पीनल लॉ है, इसमें किसी को हम जेल भी भेज सकते हैं, फाइन लगा सकते हैं। तो वहां पर प्रॉब्लम ये आ जाती है कि जजेस जो हैं वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि खातून कोई बॉडी कैम लगा के घूम रही होगी और उसके पास हर चीज की फुटेज होगी कि ये इसने मुझे कहा और मुझे थप्पड़ पड़े और ये। अब वो देखें, अगर फर्ज कर लें तशद्दुद हुआ और वो इस लेवल का नहीं है कि उसकी एमएलओ रिपोर्ट बन सके। एग्जैक्टली कि तो मतलब हड्डियां ना टूटी हो, फ्रैक्चर्स ना हो, तो आप उसको कैसे प्रूव करें? तो अब वो चीज़ आप प्रूव नहीं कर पाते। फिर उसके बाद अब डिफेंस काउंसिल्स, मैंने तो अभी तक डोमेस्टिक वायलेंस के जितने मैंने मुकदमे किए उसमें इत्तेफाक की बात है कि मुझे हमेशा कंप्लेनेंट की तरफ से ही आना पड़ा है। मगर ऐसे भी हो सकता है कि आप अक्यूज की तरफ से आ रहे हो और उस सिनारियो में वकील की जिंदगी बड़ी आसान है। उसने खातून से पूछना क्या है कि जी क्या आपके पास कोई सबूत है? और उसका जवाब है कि जी नहीं। अब वो एक इसकी एक फिर ग्लोबली एक सारी चीज बनी, एक मूवमेंट हुई कि जी बिलीव ऑल वुमेन। औरतें अगर कह रही हैं कि उनको हरास किया गया है, वो कह रही हैं उन पर तशद्दुद हुआ है, तो आप मान लें। इसमें भी प्रॉब्लम आ जाती है। लेकिन ये तो प्रॉब्लम वो एम्बर हर्ड वाला है, हम सबके सामने ही है, इतना बड़ा वो जो सारी दुनिया ने वो देखा है। कोई वेरी फ्यू बट कोई झूठा इल्जाम भी लगा, बिल्कुल लगा सकते हैं। और देखें, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है दैट वी हैव टू बैलेंस थिंग्स आउट। और वो फिर जो जज एविडेंस रिकॉर्ड कर रहा है, ये मैंडेटरी होना चाहिए कि वो ही उस मुकदमे का फैसला करेगा। क्योंकि देखिए, एविडेंस रिकॉर्ड तो अंग्रेजी में की जाती है,
मगर हमारे यहाँ वो वीडियो बनाने का कि हाउ इज द पर्सन एक्सप्रेसिंग देमसेल्फ जब वो गवाही दे रहा है, उसमें बहुत कुछ पता चल जाता है कि कौन सच्चा है, कौन झूठा है, कौन बनावटी गुफ्तगू कर रहा है, कौन नहीं कर रहा, किसने गवाह जो हैं वो इम्प्लांट किए हुए थोड़ी हैं। सी हिस्ट्री, नेबर्स वगैरह, उनका बिहेवियर। और देखिए इसमें बुनियादी बात तो ये ना कि वो औरत ये तो कह रही है ना, एटलीस्ट एविडेंस तो बात की बात है, वो ये कह रही है कि मुझे इस बंदे के साथ नहीं रहना। जी जी, तो बुनियादी बात तो यही हो गई ना। अब आप कैसे जबरदस्ती कर सकते हैं कि उसके वो साथ देखिए, नाउ वी आर ड्रिफ्टिंग इनटू अनदर लॉ ऑल टुगेदर। डोमेस्टिक वायलेंस इज मेंट टू, देखिए ना, किसी भी कानून का मकसद डिटेरेंस होता है या रेमेडी देना होता है। ये यहाँ पे रोकने के लिए है, मर्दों को प्रिडोमिनेंटली मर्दों को रोकने के लिए है कि वो अपने घर का जो माहौल है उसके अंदर अमन और शांति को पसंद करें। अब अगर एक खातून नहीं रहना चाहती फॉर वट एवर रीजन, उसके पास हमेशा ये इख्तियार होता है कि सूट फाइल कर दे डिसोल्यूशन का, फॉर क्रूअल्टी, खुला ले, एनी सच थिंग कि जी मेरे साथ फ्रॉड हो गया, एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, वो उसको हमेशा से इजाजत है करने की, सिंस द 1960s। तो ये तो कोई पुरानी बात नहीं है। और खुला लेना कोई लंबी चौड़ी बात भी नहीं होती, इसकी लीगल फीस भी बहुत ज़्यादा नहीं होती, और अब आसानियां भी और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जवाब में हाँ ये ज़रूर होता है, अब सिंध में जैसे फॉर एग्जांपल ये अमेंडमेंट नहीं है, ये पंजाब में आ गई। पंजाब में और सिंध में होता ये था कि जब सूट फाइल करती थी औरत खुला का, तो उधर से आगे से वो आगे जवाब आता था अगले का सूट की फॉर्म में मर्द का, कि जी इसको बोलें कि मेरे साथ आके वापस रहे, ये डिसोबीडियंट हो गई है, ठीक है, ये वापस मेरे मतलब मैरिटल होम में आके मेरे साथ रहना शुरू कर दे। नाउ दिस इज अ स्ट्रेटजी टू डिले, क्योंकि एवरीबडी नोज कि इसका कोई फायदा नहीं है। सालिसी जरूर हो सकती है, जिसके लिए प्रोसीजर में प्री ट्रायल मौजूद है, जज साहब दोनों को बुलाएंगे, बिठाएंगे, समझाएंगे, उसके बाद एविडेंस रिकॉर्ड करने के बाद फिर एक पोस्ट ट्रायल फिर कोशिश होगी कि जी आप लोग रेमेडी कर लें। खुला ग्रांट होने के बाद भी जब खातून वो खुला का सर्टिफिकेट जाकर देती है यूनियन काउंसिल में, तो वो भी फिर 3 मंथ्स लेके आर्बिट्रेशन कमेटी में बुलाते हैं, कोशिश करते हैं, मगर ये सारी कागजी कार्रवाई सी है। देखिए हमारे यहाँ जजेस की ट्रेनिंग जो है वो तो फैसले करने की है, एविडेंस रिकॉर्ड करने की, वो इस चीज की तो नहीं है कि वो बैठ के मियाँ और बीवी के दरमियान में सालसी करवा रहे हो। कपल्स काउंसलिंग जो है वो मैंडेटरी होनी चाहिए, इस तरह की सारी, बिल्कुल, और स्टेट स्पॉन्सर्ड होनी चाहिए। अच्छा मुझे बताएं कि हम इसका रेफरेंस इसी बिल का चले लेते हैं। अब इसमें एक और चीज आ गई कि पहली बीवी से इजाजत के बगैर दूसरी शादी नहीं हो सकती। ये तो हमेशा से था। इसमें तो पोलिगमी एज एन ऑफेंस क्रिएट किया गया था, आई बिलीव इन 1961 और 64, और उसमें तो ये तयशुदा है कि आप पहली बीवी से पूछे बगैर। तो शरीयत सुन रहे थे कि नहीं, अब ऐसा नहीं है, इजाजत की जरूरत नहीं है, हम बीच में ऐसे सुन रहे थे। अब यहाँ पर मसला यही है कि शरिया और जो दुनियावी कानून है उसकी रिकंसिलिएशन के लिए हमने एक इदारा रखा हुआ है, इसको फेडरल शरीयत कोर्ट कहते हैं। उसने कह दिया कि जी ये गैर शरई है, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे दे दिया। अब पोलिगमी एज एन ऑफेंस एग्जिस्ट्स, इशू आपका ये है कि उसकी इंप्लीमेंटेशन नहीं होती। मसलन फॉर एग्जांपल बाकी जगहों पे ये कानून है कि जी यूनियन काउंसिल शिकायत करेगी तो हम इसकी कॉग्निजेंस लेंगे। अब ये बड़ी बेहुदा बात है। यूनियन काउंसिल शिकायत करेगी, यानी बेगम जाए यूनियन काउंसिल के पास कि जी देखो ये मेरा निकाह नामा है और ये इसने दूसरा कर लिया, तो अब तुम शिकायत करो। भाई तुम क्यों शिकायत करो? शी इज द एग्रीड पर्सन। वो जाए कोर्ट में, वो पिटिशन करे, उसकी पिटिशन के ऊपर वो केस टेकअप हो। मैंने इत्तेफाक से पोलिगमी का केस भी किया। अच्छा, फिर तो क्या? उसमें वो भाई वो प्रॉब्लम यही आती है कि वो जजेस का माइंडसेट ही वो उस तरफ हुआ हुआ है कि भाई छोड़े ना, क्या हो गया, आप एविडेंस नहीं लेकर आई, नहीं अच्छा नहीं, आपका तो खुला ग्रांट हो चुका था। हमारा केस इसमें यह था कि जब तक खुला कंफर्मेशन सर्टिफिकेट यूसी से नहीं आया या नहीं आया, अगर खुला एक दफा ग्रांट हुआ है और जब तक यूसी कंफर्मेशन सर्टिफिकेट नहीं देती, वी आर स्टिल मैरिड, एंड इफ ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ दैट मैरिज उसने दूसरी शादी कर ली है तो पोलिगमी हो चुकी है। तो उसकी सजा क्या है कि जब एक औरत कंप्लेन करे कि मेरे होते हुए भी दूसरे मुझे बताया नहीं, शादी कर ली, तो इसकी सजा क्या? बताना और चीज है ना, वही बड़ा इजाजत के बगैर शी हैज टू साइन ऑफ ऑन इट, उसका वली आके कहेगा, तो उसकी सजा क्या है? देखिए इट्स अ फ्यू मंथ्स इन जेल, बट अगेन पर्पस ये नहीं है। पर्पस तो डिटर करना था ना, उसकी इंप्लीमेंटेशन होगी तो करेगा। अब जैसे हम इसी तरह बात कर रहे हैं, आप लोग कज़फ के कानून से आपकी वाकफियत है। जब आप फॉल्सली इम्प्यूट करते हैं कि किसी इंसान ने शादी से बाहर जो है गैर अखलाकी ताल्लुकात कायम किए हैं, ये आपने किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया, अब ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम है। उस कज़फ की सज़ा जो है, आप लोग सोच सकते हैं कि वो आज तक किसी को नहीं मिली।
वो बंदे को गिल्टी वर्डिक्ट होता है, वो इधर फेडरल शरीयत कोर्ट जाता है और एज अ पॉलिसी वो कोर्ट उसको रिमांड कर देती है। 30 साल वो मुकदमा चलता ही रहेगा, लूप में ही रहेगा। उसमें कभी, इसको काजी फैसला साहब ने कहा था कि इट इज ए डेड लॉ, कि एक कानून पेपर पे तो है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। अब मैं आपको डोमेस्टिक वायलेंस की मिसाल देता हूँ। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर मैंने एक दफ़ा केस चलाया, उसके अंदर एविडेंस मेरे पास व्हाट्सएप चैट पे थी, उसकी एडमिशंस थे, इस तरह की चीज़ें थी। और उसके अलावा आई विटनेसेस थे जिन्होंने आफ्टर द इंसिडेंट उसको देखा। वो सारी एविडेंस हमने दी, मगर वो जो कोर्टों ने रीजंस निकाली उसमें कि जी आपकी मासी ने भी तो देखा था, उस मासी को आप गवाह पे नहीं लाए। भाई वो भावलपुर से आई थी मासी, पता नहीं अब किसके घर में काम करती होगी, मैं उसे कहाँ ढूंढती फिरूं और कहाँ से लेकर आऊं, मैं कोई कैमरा लेके तो नहीं फिर सकती। तो इस तरह की जो डिसेंसिटाइजेशन है ये जरूरी है। एक और चीज बताए, बहुत से केसेस में क्या होता है कि खातून पर तशद्दुद हुआ और उसने कंप्लेन भी कर दी और सब चीज हो गया, लेकिन फिर बाद में उसे ख्याल आया कि नहीं मेरा हस्बैंड है, छोड़े। तो अब कानून क्या कहता है इस बारे में कि एक कोर्ट ऑफ लॉ में चला गया मामला, और क्या एट एनी पॉइंट इन टाइम वो कह सकती है कि भाई नहीं? देखिए ना, इन द इंटरेस्ट ऑफ अ न्यूक्लियर फैमिली ये तो बहुत ज़रूरी है कि औरत के पास ये इख्तियार हो, किसी भी कंप्लेनेंट के पास ये इख्तियार हो कि वो एट एनी टाइम इस तरह की कंप्लेन विड्रॉ कर सके। देखिए कुछ ज़रूरी नहीं है कि एक आदमी ने अगर खुदा ना खास्ता एक दफ़ा कुछ कर दिया है तो वो बार बार करेगा, उसका पैटर्न है ये। हाँ, होता यूजुअली ऐसे ही है, बट देयर आर ओकेजन्स जब लोग रिपेंट करते हैं, माफ़ियाँ मांगते हैं, सुलह सफाई हो जाती है, तो उस सिनारियों में सोसाइटी के लिए, बच्चों के लिए जो एग्जिस्ट करते हैं, बेहतरी तो इसी चीज में है, द कपल रीयूनाइट्स एंड गेट्स बैक टुगेदर। तो नेचुरली ये तो इख्तियार इसमें रहना ही चाहिए, और सिर्फ इस हद तक नहीं, पोस्ट कन्विक्शन। एक चीज जो हमारी कम्युनिटीज, कुछ माइनॉरिटीज हैं इस मुल्क में जिनमें डिवोर्सेस इतनी कम है क्योंकि उनके मस्ट है कि एक काउंसलिंग होती है, जैसे कपल्स में डिफरेंसेस होते हैं काउंसलिंग होती है, और उनकी यकीन करें डिवोर्सेस कम है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आप शो पे आए। यकीन करें आपको कॉम्प्लीमेंट दूं, दिल कर रहा है आप बोलते जाएं, मैं सुनती जाऊं, हम सुनते जाएं। इनक्रेडिबल, यू स्पीक सो वेल, समझ भी आता है और बड़ा इफेक्टिव। इस बारे में अवेयरनेस हर फैमिली में एक डॉक्टर, एक लॉयर होना चाहिए। बिल्कुल नहीं, और देखिए बात यह है कि आपको अपने हुकूक का जब तक पता नहीं होगा, हाँ, तभी तो आप वो डिमांड कर सकते हैं। तो यहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि आप अवेयर ही नहीं है कि आपके राइट्स हैं क्या, हुकूमत रियासत आपको क्या राइट्स दे रही है। जो हैं कवानीन वो कितना मुश्किल है उनका इम्प्लीमेंट होना, तो मतलब ऐसे कानून के होने का क्या फायदा जो इम्प्लीमेंट ना हो। तो इसलिए मैं जुडिशरी सारा सिस्टम को जो है ना अपडेट होना, सही होना बहुत जरूरी है। ब्रेक ले रहे हैं, एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे। कीप वॉचिंग, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। थोड़ी सी वेदर की बात करेंगे राइज एंड शाइन पे। और वेदर में आपको बताऊं, बचपन में सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि दो तरह के वेदर होते हैं, स्पेलिंग क्या होती है उसकी, वेदर वी शुड गो देयर या व्हाट इज द वेदर, वेदर और। कभी मुझे स्कूल में समझ नहीं आई कि ये WEATHER और WHETHER, एक वेदर और वाला, वेदर और जो होता है वेदर और एक ये वेदर। इसकी स्पेलिंग से मैंने स्ट्रगल किया। सही किया, हमने भी किया है ना। हाँ, अभी भी मैं अभी लिखे आप इसकी स्पेलिंग नहीं समझ आ गई, अब तो मैं बड़ी हो गई, अकल आ गई, समझ आ गई। इस वेदर का बताओ। अच्छा जी, मौसम की सूरत हाल ये है कि बालाई इलाकों में मौसम शदीद मौसम बरकरार है, सर्द मौसम है और बारिश और बर्फबारी की लहर जारी है। जी यस, सर्दी, बारिश बर्फबारी हो रही है। गिलगित बल्तिस्तान, स्वात, गलियात और नागा पर्वत पर बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा भी हो गया है और मगरिबी हवाओं का नया सिलसिला मुल्क के मगरिबी इलाकों में। लेकिन इंपॉर्टेंट बात जो आपने बताई थी, ये भी कह रहे हैं भाई कि कराची में आज हल्की बारिश और बूंदाबांदी का इम्कान है। छतरी रेडी है, सही छतरी लाई आप। तीनों की छतरी में लेके आई हूँ, छोटी सी है, शेयर नहीं हो सकती। तो ज़ोहेब आज आप भीगते हुए जाएंगे। मैं भीगते हुए जाएंगे, कोई बात नहीं, भीगना भी चाहिए ना, बारिश में भीगना भी स्मार्ट मैं ले आई, बिल्कुल छतरी में लेके आई हूं। भीगना भी चाहिए, गीला होना भी अच्छी बात है। जैसे कराची में ऐसे बारिश होती है कि उसके बाद कहते हैं कि भाई पानी में ही रहे हम लोग, थोड़ी देर जरा एंजॉय करते रहे, माशाल्लाह। और खैबर पख्तूनख्वा का हवाला है कि गरज चमक के साथ यहाँ भी बारिश होगी और बर्फबारी। अच्छी जो बारिश हो रही है ना, मुझे लग रहा है कि वेदर चेंज किए है ना। तो यानी अभी मैं स्वेटर वापस पेटी में ना रखूं, आप भी अलमारियों में जो है ना स्टोरेज ना करें, अभी स्वेटर बाहर रहने दें, जैकेट स्वेटर रखने दें, क्योंकि होता है ना अचानक वेदर अभी बदल सकता है, मार्च तक कुछ पता नहीं है। ये स्वेटर वाला शायद नहीं होगा, मुझे लगता है ये बड़ा मजे वाला होगा कि बारिश भी हो रही है तो आपको ठंड वैसे नहीं लगती। जो मेरे जैसे लोग हैं ना, इनका ब्लड प्रेशर लो होता है, मैं वैसी सर्दी। अच्छा हाँ, तो थोड़ी सी हवा चलने की देर है और उधर से हमारा जो है ना बीमार हो जाते हैं। तो प्लीज मेरे जैसे लोग स्वेटर जैकेट्स अपनी शॉलें साथ भी रखें। बिल्कुल ऐसे ही है। और खैर ये तो बसंत भी आपने देखा कि मौसम जब तब्दील हो रहा था, बसंत माना जाती है, थोड़ी जल्दी हो गई है।
आई बसंत की भी बात करेंगे, बड़ी खूबसूरत बसंत बनी लाहौर में। मैं कहती हूँ कितने करोड़ों का जो है एक तो बिजनेस हुआ, ऊपर से लोगों ने इतना जबरदस्त एंजॉय किया, सेलिब्रिटी सारे, आपको पता छतों पे कल गए हुए थे लाहौर में। जिससे मेरी बात हुई है ना, मैं लाहौर में हूँ, जिससे बात करी लाहौर में हूँ। आज शुक्र है हवा चल गई, सवाए हमारे सब लाहौर में थे, वरना 1-2 दिन तो हवा ही नहीं चली। यहाँ का भी तो किसी ने काम संभाल लिया ना, मुझे आग लग जाए जब मुझसे पूछे नादिया तुम क्यों नहीं आई, मैंने कहा मैं बिजी हूँ। हाँ ये सही बात है बिल्कुल, लेकिन नेक्स्ट ईयर हम कोशिश करेंगे। मैं अभी से नेक्स्ट ईयर के जो है ना लाहौर के टिकट बुक करा रही हूँ, कराते हैं बिल्कुल, बसंत के खत्म हो गई बात। एक ब्रेक हमने लेना है, मौसम का अहवाल आपने जान लिया, हेडलाइंस होगी, हेडलाइंस के बाद वापस आएंगे, राइज एंड शाइन का सिलसिला जारी। कीप वाचिंग, गुड मॉर्निंग। Welcome back after the break. Good morning everyone. Rise and shine में अब हम बात करेंगे इस वक्त जो सबका बड़ा क्या कहते हैं टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट है, क्रिकेट। टॉक ऑफ द टाउन है क्रिकेट। वर्ल्ड कप शुरू हो चुका है क्रिकेट का, और जितनी भी छोटी टीम्स हैं, यूएसए भी अच्छा खेल रही है, नेदरलैंड्स भी अच्छा खेल रही है, तो कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई वन साइडेड मुकाबले हो रहे हैं। इंडिया को भी पता है, इंडिया भी हारने वाला था, 80 रन्स पर इंडिया की 6 विकेट्स गिरा दी थी यूएसए ने। अच्छा। हाँ, और वो एक स्टेज पे उनके कैप्टन जो है सूर्य कुमार, वो मैच निकाल के ले गए, वरना वो अपसेट होने वाला था। तो पहले जो शुरू के मैचेस हुए हैं उसमें इंडिया जीत गया, पाकिस्तान भी इंडिया जीत गया, पाकिस्तान भी अपना मैच जीत गया। पाकिस्तान का तो मैच बस खत्म ही था समझे, नेदरलैंड्स ने अपसेट कर ही दिया था। फहीम अशरफ ने एक छक्का मारा, उसके बाद एक कैच उनका ड्रॉप हो गया, और ड्रॉप होने के बाद फिर उन्होंने 2 छक्के और मार दिए, छक्का मार दिया। खैर चलो जीत तो गए, लेकिन ऐसे क्या जीत, मतलब नेदरलैंड से भी आप इस तरह जीत रहे हैं, तो हम तो आगे देख रहे हैं ना, 15 को देखना हमने। अगर हार जाते तो कितना बुरा होता। अगर मैच होता है, अच्छा बड़े सवालात हैं इस वर्ल्ड कप में। पहला सवाल तो यही है कि इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा या नहीं होगा। ये नुमान भाई से पूछते हैं। हाँ तो ये, हाँ ये सही कहा आपने, है ना, नुमान भाई जब पता पहले क्यों नहीं कहती हैं आप? पता नहीं क्या मैंने कहा, ये लंबी बात है, लेकिन नुमान भाई से पूछते हैं ताकि बात रिपीट ना हो, और ताजा जो आपको नुमान भाई बताएंगे ना वो होगा। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। अच्छा हाँ, मैंने ना कोई लास्ट वीक एक पॉडकास्ट किया था, तो कहा था कि 90% चांसेस हैं कि 15 को पाकिस्तान इंडिया का मैच हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, लेकिन अभी भी ये डिसीजन जो है ना, इट इज पेंडिंग कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान यानी कि प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो क्या डिसीजन लेते हैं, क्योंकि जो आईसीसी है वो कांटेक्ट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से करेगी, क्योंकि वो बीइंग फुल मेंबर है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, उनका डायरेक्ट स्टेक होल्डर है। और फिर पीसीबी ऑब्वियसली विल गेट टू देयर पेट्रन और एग्जीक्यूटिव डिसीजन, क्योंकि हुकूमत ने मना किया हुआ है। एक दूसरा, ये जो बीच में खबरें आ रही थी, एक तो खैर वो इंडियन मीडिया तो बिल्कुल ही हवाई तवाई चल रहा है, वो तो अजीब हो गए, बॉलीवुड अलूजन्स में रह रहा है। लेकिन एक सुनने में ये आया था कि आईसीसी ने जो है तंबीह की है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, ये कह के कि जो आपने क्लॉज 12 ऑफ द प्लेयर्स में अपना ये जो है पार्टिसिपेशन एग्रीमेंट, मेंबर्स पार्टिसिपेशन एग्रीमेंट एनपीए, उसका क्लॉज 12 पे जो फोर्स मेजोर इनेक्ट किया है वो नहीं बनता, क्योंकि आपके पास जेन्युइन रीजन नहीं है, यू आर ऑलरेडी इन श्रीलंका, तो आपने एक मैच क्यों नहीं खेलना। तो उसमें मेरा काउंटर क्वेश्चन ये है कि जब ये फोर्स मेजोर इंडिया ने इनेक्ट कराया था चैंपियंस ट्रॉफी 2025 कि हम सिक्योरिटी रीजन से हम पाकिस्तान नहीं आएंगे, हुकूमत अपना इंडिया ने, उनकी हुकूमत ने इजाजत नहीं दी, तो बाकी टीम्स तो यहाँ पे खेल रही थी, तो फिर उनका सिक्योरिटी कंसर्न कैसे था। और जब आईसीसी ने आपको होस्टिंग पूरे राइट्स दिए हुए थे, और जिस वक्त आपके जो है वो सिक्योरिटी टीम्स ने क्लियर किया हुआ था, तो एक तो ये चीज़ है। दूसरा एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है जो बहुत सारे लोग मिस कर रहे हैं। एक तो वो सारी बात हुई, मैंने भी की, कि 600 मिलियन का आउटले है आईसीसी का, जिसमें से 60-62% सिर्फ इंडिया पाकिस्तान के मैचेस से आता है टूर्नामेंट में आईसीसी के, और ब्रॉडकास्टर्स जो हैं उनमें कांस्टेंट व्यूअरशिप बढ़ती चली जा रही है पाकिस्तान हिंदुस्तान के मैचेस में, कॉन्ट्री टू जो ऑन ग्राउंड परफॉर्मेंसेस होती हैं वो इसमें ब्रांड इक्विटी में अभी तक ट्रांसलेट नहीं हुई, और ब्रांड इक्विटी उतनी हाई है बल्कि बढ़ती ही चली जाती है। सो लास्ट ये जो 10 सेकंड स्लॉट भी बढ़ता चला गया, प्रोग्रेसिवली व्यूअरशिप भी बढ़ती चली गई। तो चलें, ये नुकसान तो हमने मान लिया कि वो जो 280 मिलियन से 400 मिलियन। कॉल आ रही है, कॉल आ रही है, कट कर दें कॉल को। फैसला तो नहीं हो गया, आप तक कोई खबर तो नहीं आ रही है ना, ये रिसीव कर ले। 2024 में स्टार जो जियो स्टार है वो गए थे आईसीसी के पास, और उन्होंने कहा था कि हम ये राइट्स वापस करना चाहते हैं जो उन्होंने $3 बिलियन के खरीदे हुए, और उन्होंने डिजिटल राइट भी 3.02 बिलियन के मजीद डाल के, यानी कि नवाज भाई मुझे एक बात बताइए, तो आप मुझे एक बात बताएं,
पाकिस्तान अगर खेला, जो आप कह रहे हैं 90% खेलेगा, और मैं शुरू से कह रहा हूं खेलेगा, लेकिन अगर खेला, सर सुन लें, मैं आपको कुछ बात बहुत इंपॉर्टेंट बताने लगा था। जी जी बताएं। तो वो वापस करना चाह रहे थे ये राइट्स, और आईसीसी ने जब बायर ढूंढे मार्केट में तो उनको कोई नहीं मिला, ना अमेजॉन मिला, ना नेटफ्लिक्स मिला, ना सोनी पिक्चर्स ने हामी भरी। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बैन कर दिया है फैंटेसी लीग को, जो इनकी गेमिंग ऐप थी, और जो अगर आपको याद हो ड्रीम 11 जो टाइटल स्पॉन्सर होता था भारत का, वो $750 मिलियन देता था। तो अगर उनको ये लॉसेस हैं, ऊपर से पाकिस्तान इंडिया का मैच ना हो, तो वो तो आप घुटनों पे होके आपके पास आएंगे, जो कि फिर कल पहुंचे वो आपके पास। ठीक है। सो पाकिस्तान को अपनी शराइत बनवानी चाहिए, और बांग्लादेश के साथ जो सॉलिडारिटी है, उसमें बांग्लादेश की रिपेट्रिएशन तो इस टूर्नामेंट में हो नहीं सकती, क्योंकि स्कॉटलैंड मैच खेल गया, तो कम से कम उनको पार्टिसिपेशन फी और कंपनसेशन सारी दी जाए। और पाकिस्तान को बायलैटरल सीरीज में भी लोग थोड़ा सा गलत चले गए। बायलैटरल सीरीज आईसीसी के एम्बेड में नहीं आता इंडिया पाकिस्तान का, वो इंडिविजुअल बोर्ड्स का है। आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप में इंडिया पाकिस्तान खेले। अब आए, आप क्या कहना चाहते हैं कि हम, इसका मतलब कि उनकी हालत असल में बड़ी पतली है, एमी फेस सेविंग कर रहे हैं, अपने आप को ऐसे दिखा रहे हैं, अंदर से ऐसे जान निकली हुई, टांगे कांप रही हैं। देखिए, जब ये श्रीलंका ने खत लिखा था ना बोर्ड ने, बल्कि उससे पहले से मैं तो ये मुझे पता था कि पाकिस्तान मैच खेलेगा। ठीक है, कुछ भी हो जाए, आप कॉन्फिडेंट ना हो, अभी तक नहीं खेल रहा। अच्छा नहीं खेल, चले से मुझे लग रहा नहीं खेल, लेकिन ये लेटर लिखना और यूएई का भी कहना, यूएई बोर्ड का भी कहना कि आप खेलें, जरा रिकंसिडर करें इस चीज को, तो ये भी एक थोड़ा सा प्रेशर, और जरा सा कहते हैं ना कि फेस सेविंग भी मिली है कुछ लोगों को। तो मुझे लग रहा है कि इम्कानात ये सही है, 90% आप सही कह रहे हैं खेलेगा। सर मैटर ये करता है कि ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड आपके साथ खड़े हों और माने कि जो इंटरनेशनल क्रिकेट की फोर्थ लाइन्स हैं और जो बीसीसीआई की हेगेमनी है उसको खत्म किया जाए, और क्रिकेट वापस जो है वो आईसीसी को दोबारा डेमोक्रेटाइज किया जाए और वो न्यूट्रलिटी पे आए। दैट्स ऑल। तो आपका मकसद यही है कि ये जो दादागिरी है ये खत्म की जाए, और बेनिफिट जो एक्स्ट्रा बीसीसीआई को दी जाते हैं वो ना दिए जाए, एंड एवरीवन शुड बी टेकन एज फुल मेंबर। दैट्स अबाउट इट। तो अगर ये सारी चीजें आप अचीव करते हैं, व्हाई नॉट टू प्ले देन? आपने क्रिकेट तो खेलनी है। अच्छा नुमान भाई, सलमान अली आगा 12 रन, बाबर आजम 15 रन 18 बॉलें, सलमान 12 रन 8 बॉलें, उस्मान खान 0 2 बॉलें खेली, फिर जनाब शादाब आपके 8 रन 12 बॉलें खेली, नवाज 13 बॉलें 6 रन, फिर उसके बाद फ़हीम अशरफ ऐसा चांस मिल गया जो मुश्किल से ही मिलता है, और उसके बाद पाकिस्तान मैच जीत गया। उसके बाद तारीफ करें या बच्चों को डांटा जाए, क्या कहें? देखो, एक तो आपने 3 ही गलत सिलेक्ट की हुई, मैं हम तो चीख के अब 6-8 महीने हो गए, जहाँ पे मैं आपको कहता रहा कि आपकी टीम का बैलेंस नहीं है, और जहाँ पे ओपनर्स लंबा खेलेंगे और पावर प्ले को वो निकाल जाएंगे, वहाँ पे सलमान अली आगा के लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। अगर ओपनर्स जल्दी आउट होंगे तो नंबर 3 पे ही कैन रियली, तो उसने गेम तो चेंज की है अपनी, वो सिंक तो कर रहा है T20 क्रिकेट में। फिर बाबर आजम एक लाइबिलिटी है T20 इंटरनेशनल्स में, और करंट फॉर्म पे ही शुड नॉट हैव बीन द पार्ट ऑफ द टीम। ख्वाजा नाफे को आपको चांस देना चाहिए था, उसका सेल्फ बिलीव बहुत है। उसके बाद जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपके ऑलराउंडर्स अंडर यूटिलाइज्ड होते हैं। इवन फ़हीम ने बॉलिंग कोई नहीं की, 1 ओवर नहीं किया और नंबर 8 पे खेलने आया। मोहम्मद नवाज एक तगड़ा बैट्समैन है, लेकिन वो फिर नीचे खेलना पड़ता है उसे। शादाब बॉलिंग उतनी अच्छी कर नहीं पा रहा, सो उस्मान तारिक को बेंच करना पड़ा। उसके बाद आपने जो आपके फास्ट बॉलर्स हैं, शाहीन, वो लगता है कि ही इज नॉट फुली इन देयर, फुली फिट नहीं। और ये कीपर कहाँ से आया नुमान भाई, ये कीपर कहाँ से आया, ये कब तक लायबिलिटी बना रहेगा? सर ये लाइबिलिटी नहीं है, ये तो डिजर्व ही नहीं करता टू प्ले इंटरनेशनल क्रिकेट, ये बिलोंग ही नहीं करता इंटरनेशनल क्रिकेट से। ये 5वां मैच था इसका वर्ल्ड कप का, 5 की एवरेज 80 का स्ट्राइक रेट है, और अनफॉर्चुनेट है कि आपने रेगुलर कीपर ही नहीं रखा है जब से आपने जान छुड़ाई रिजवान से, जो कि आपने बहुत प्रीमेच्योर हरकत की थी। आपके पास कोई सॉलिड विकेट कीपर ही नहीं है, सारे पार्ट टाइमर्स हैं। लेकिन अब क्योंकि अब कुछ हो नहीं सकता तो बेस्ट ये होगा तो साहबजादा से करा लेना, साहबजादा भी तो करता है, उससे करा लें, स्टॉप गैप अरेंजमेंट है। आप ख्वाजा नाफे से करवाएं विकेट कीपिंग, और आपको चांस लेना पड़ेगा, क्योंकि फखर भी फॉर्म में नहीं, उसको मिडिल ऑर्डर में लेके आए, बिकॉज आपकी मिडिल ऑर्डर एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो एक ये चीज है। तो ये क्या नोमान में क्या पर्चियां निकालते हैं टीम सेलेक्ट करते हुए, या पुगते हैं, किस तरह से टीम बनाई जाती है? तो मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा, बिकॉज कितनी बड़ी बेवकूफी है कि सेम एक्शन एंड एक्सपेक्टिंग डिफरेंट रिजल्ट्स एवरी टाइम। हाउ इज इट पॉसिबल? कर वही रहे हैं।
2-3 है ना कि एक तो कल्चरली जो है ना हमारे यहाँ पे हमें कुंभा सिस्टम बन गया हुआ है और वो फेवरेट्स को प्रेफर किया जाता है और उनको अकोमोडेट किया जाता है। प्रोफेशनली ऑनेस्ट सिलेक्शंस होती नहीं है। अब आपने एक लड़का तैयार किया था इरफान नियाजी, कुड हैव बीन अ ब्रिलियंट मिडल ऑर्डर बैट्समैन, कहाँ है? वन कुड आस्क, ठीक है। तो ये इस तरह की चीजें जो हैं वो फिर आपको अनफॉर्चुनेटली एक्सपोज हो जाती है क्योंकि बाकी टीमें बहुत ज्यादा मेरिट पे सिलेक्ट होके आती हैं, उनके डेवलप सिस्टम में। दूसरा, आपके जो प्लेयर्स हैं वो मॉडर्न क्रिकेट के साथ इक्वेटेड ही नहीं है क्योंकि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं। तो आप जब तक चेंज करेंगे और इनको आप टीयर क्रिकेट में, और देखें ना फिर इन फैसलों पे भी मुतासिर नुमान भाई होती है ना ये चीज कि आईसीसी में आपकी से नहीं है भाई। जब आप बड़े टूर्नामेंट जीतेंगे नहीं, क्योंकि देखें ना है तो बात ये कि अगर आप वर्ल्ड कप जीते हो या अभी ये टूर्नामेंट T20 जीत जाए तो आपकी बात में वजन होगा, आप जो डिमांड करेंगे। नहीं, इधर मैं आपसे पंगा करूंगा। देखें, ऑस्ट्रेलिया 6 वर्ल्ड कप जीता है और 1 T20 वर्ल्ड कप जीता है, 2 चैंपियंस ट्रॉफी जीता है, लेकिन इंडिया का टेल वैगर है। इट इज अ गेम ऑफ इकोनॉमिक्स भाई। परफॉर्मेंस अलग है, ब्रांड इक्विटी अलग है, लेकिन यस, जिस तरह आप कहना चाह रहे हो जिस तरफ, वो ये है कि आपकी बेस उस वक्त बनेगी जिस वक्त आपकी एक तगड़ी टीम होगी, तो देन यू विल बी रिस्पेक्टेड इवन क्रिकेटिंग स्किल्स के हवाले से भी। एंड दैट इज हाई टाइम कि अब हम जो है साइंटिफिक इंटीग्रेशन करें। और आपके होता ही है कि जो आपके फेवरेट्स बैठे होते हैं वो इनसिक्योर हो जाते हैं क्योंकि वो रेलेवेंट नहीं है मॉडर्न क्रिकेट की इवन ऑपरेशन से और साइंटिफिक इंटीग्रेशन से और मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच से। वो ये रीजन है। तो कमेंटेटर्स को भी जरा नोमान भाई कहें, ये वसीम भाई, अब उसको शादाब आया था, वो कहते हैं ही इज अ डेंजरस बैट्समैन, और वो जनाब हमारा नवाज आया तो कहने लगे ही इज अ हार्ड हिटर, ही इज अ मैच विनर। इस तरह के जुमले ना यूज किया करें प्लीज, मेहरबानी। देखिए, रेपुटेशन में अगर आप देखें, शादाब ठीक है कि वो डायरेक्ट सिलेक्शन हो गई उसकी सर्जरी के बाद, लेकिन शादाब T20 में और जिस किस्म का अभी इस टीम में टैलेंट है, तो मेरे ख्याल में वो एक गन T20 क्रिकेटर है। हाँ, उसकी यूटिलाइजेशन नहीं अगर हो रही है तो आप बेंच करके आप देख लें कि आपने टीम का बैलेंस कैसे वापस लेके आना है। अगर आपकी बैलेंस टीम नहीं होगी, देखिए जो बड़ी टीम्स हैं उसमें हर एक को जो बैटिंग करता है उसको अपने बैट्समैन को एग्जैक्ट पता है अपनी पोजीशन के मुताबिक उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उससे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। तो आप तो फ्लोटिंग करते रहते हैं। अभी जैसे आपने फ़हीम का कैच ड्रॉप का बात की, वो हो जाता है और उसने मैच विनिंग 3 छक्के लगाए। सूर्य कुमार का जब 77 for 6 था, 46 for 4 इन पावर प्ले एंड देन 77 for 6 इंडिया, तो 17 रन पे सूर्य कुमार का भी कैच छूट गया था, ठीक है ना। बट दैट हैपेंस इन क्रिकेट। बट एट द एंड ऑफ द डे आपकी अप्रोच क्या है। और बाकी आप देखें, इंडिया को यूएस ने पंगा किया, नेदरलैंड्स ने पाकिस्तान को तंग किया और इंग्लैंड तो ऑलमोस्ट मैच नेपाल से हार गया था जो कल कोलकाता में 4 रन। बिल्कुल सही कहा जी, थैंक यू। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया हमें। और 15 को अगर मैच होता तो उससे पहले लेट्स सी, 15 में भी नहीं गए तो इसलिए पता चल जाएगा, पता पता चल जाना चाहिए, एक दो दिन पता चल जाएगा। हाँ, है ना, ये भी कोई ईद के चांद कितना कि लगता है एक रात पहले ही पता चलेगा कि खेल रहे हैं और नहीं। बहुत बड़ा मुकाबला होने वाला है फिर अगर हो जाता है मैच। हाँ, लेकिन टिकट से चीजें इसकी सब हो चुका है, चाहिए, टिकट बिक चुके हैं, सब बिक चुके हैं, टिकट वगैरह सब बिक गए ना। वो इसलिए तो श्रीलंकन बोर्ड कह रहा है कि भाई वो सब कुछ हो गया है, तो आप खेल लें, जरा कुछ नेगोशिएट करें, जो आपको चाहिए, जो आपके कंसर्न्स हैं मुस्तैद मिल जाए आपको। बट मैं कहती हूँ बहुत ही दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा इवेंट होगा इफ इट एक्चुअली हैपेंस। लेकिन ये कि बिल्कुल कुछ शराइत हैं और वो जायज़ शराइत हैं और वो पूरी करनी बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान की पोजीशन बड़ी स्ट्रांग है। इंडियन मीडिया जो रो रहा है, जो दिखा रहा है, एक्चुअली मैंने वो बताया ना कि वो जो कांपे टांगे हाल बुरा हुआ है, उनके दांत बज रहे हैं। अच्छा, उनकी धमकी जब आप सुना करें ना तो उसके पीछे समझा करें वो एक रिक्वेस्ट होती है, जान निकली हुई, वो एक गुजारिश है कि भाई ने देखो खेल लो यार। और उनके बहमो गुमान भी नहीं था कि जी पाकिस्तान एक्चुअली जो कह रहा है वो कर गुजरेगा, और कर दिया। चले एक ब्रेक हम लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। झटके हम भारत को दे रहे हैं, इनसे कैसे बर्दाश्त हो, बेचारे हार्ट पेशेंट बन गया सब। भाई फेवरेट मॉर्निंग शोज जी भाई। अरे एक ही तो नाम है पाकिस्तान का। एक ही नाम, अच्छा है तो कौन सा है? अरे अपनी। कौन अपनी? अरे बता दे यार। नादिया खान यार। अरे उसके बाद कान किसने पकड़े वो तो दिखाओ। निदा ने। हाँ, वो मैं बताया तो क्या भाई, वीडियो लगाओ भाई, वो तो रह गया पार्ट मेन जो सबसे। चले वो लगा दीजिएगा आप। निदा ने फिर कान पकड़ा उनका। नहीं दोबारा दिखाओ। पहले दिल से आवाज निकली
उसके बाद जब गान पकड़ा तो फिर कुछ और आवाज उसके निकाली। बाद मतलब कॉन्सिक्वेंसेस भी तो होते हैं, लेकिन बड़ी जबरदस्त ये मुझे ये वीडियो बड़ी क्यों, हाँ ये आ गया, ये आ गया ना। ये जब बोला वैस रियाज ने दिल की बात की और पहुंच गई निदा के सामने ये बात की। सही है। तो भाई ये कंटेंट क्रिएटर है हमारे, बड़े जबरदस्त एपिसोड्स पर, ड्रामों के एपिसोड्स पर कमेंट्री भी करते हैं, फिर रिएक्शन वीडियोस होती हैं जो ड्रामास वगैरह चलते हैं। देखिए एक तो उसको रिव्यू करने का तरीका है जो हम करते हैं कि जी जजेस बन के, ये एक बड़े मजे का एक टाइप है कि जिसमें आप रिएक्शन देते हैं ड्रामास के डिफरेंट सीन्स के ऊपर, और बड़ा ही मजेदार होता है। मुझे लगता है ड्रामास को ज्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए, आप जब उसमें तफरी निकालते हैं वो लोग ज्यादा एंजॉय करते हैं। फिर एआई का भी इस्तेमाल करते हैं, लड़की भी बन जाता है, लड़की बन जाते हैं और एक मुख्तलिफ कैरेक्टर्स बन जाते हैं। मूंछों वाली लड़की मैं आपको कब मिलाती हूँ। और इसके साथ साथ एपिसोड्स के साथ साथ ये जो कमेंट्री होती है इसके साथ साथ थोड़ा सटायर भी है, यानी मुख्तलिफ जो सोशल इश्यूज हैं उन पर भी बात करते हैं। अच्छा, तो ये भी बढ़िया। तो हमें ज्वाइन किया, बड़ा अजीब सा एक तो नाम है, इस पर भी पूछेगा, अवैस उर्फ गद्दार। ये इनका नाम। भाई मैं तो अवैस रियाज कहूंगी, लेकिन जो इनका अपना इन्होंने लकब दिया है किस वजह से अवैस उर्फ गद्दार, ये क्या है? गुड मॉर्निंग, वेलकम टू राइज एंड शाइन। सलामुअलैकुम नादिया, आपको बहुत बहुत थैंक यू, और ज़ुहैब आपको सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। It's so good to be with you guys today. अच्छा ये नाम बताओ पहले तो उसको क्लियर करो, ये क्या है? अवैस उर्फ क्या? गद्दार बाकायदा गद्दार है। अवैस गद्दार तो नहीं है। अच्छा मैं जल्दी से इसकी स्टोरी बता देता हूँ। इट्स मोर ऑफ एन आइडियोलॉजिकल नेम। मैं अब तो आप मेरा जो कंटेंट देख रहे हैं वो तो खैर मोर टुवर्ड्स द ड्रामास, मगर मैं कंटेंट बहुत सालों से बना रहा हूँ, और मेरा पहले कंटेंट आज से कोई 7-8 साल पहले पॉलिटिकल सटायर हुआ करता था। अच्छा। तो उसके अंदर मैं जो है वो मेरे एक दोस्त का घर था जिसके मैं बहुत फ्रीक्वेंटली जाता था। तो ये जो है ना वो इंस्पायर्ड बाय माय फ्रेंड एंड हिज फादर। वो जब भी मैं उनके घर जाता था ना, उनके घर पे ना ये पॉलिटिकल झगड़े हुआ करते थे। तो मैंने बोला यार ये बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर दे दो, तो मैंने वो 2 लेकर ना वो मैंने ये शुरू किया था। तो उसमें क्योंकि बाप वाज पार्ट ऑफ अनदर पॉलिटिकल पार्टी, बेटा अनदर पॉलिटिकल पार्टी, तो वो बाप ना एक्चुअली बेटे को गद्दार कहा करते थे कि तुम गद्दार हो जो तुम तो यहाँ से वो अब मैं समझा तेरे रुखसार पे दिल का मतलब है। हाँ, तो ये रुखसार के तो, लेकिन उसके बट ज्यादा आपको लगता है कि फेम जो मिला अवैस वो रिएक्शन वीडियोस के बाद हुआ, आपका ज्यादा लोगों को पता चला? जी असल में देखें कंटेंट क्रिएशन ना बड़ा ट्रिकी है। इसके अंदर आप आहिस्ता आहिस्ता आपको अपनी फुटिंग मिलती है, आपका निश जो है वो क्रिएट होना शुरू होता है। मतलब मैं कंटेंट तो बना ही रहा था, मगर आई वाज नॉट दैट कंसिस्टेंट विद इट। मैंने कोई 1.5-2 साल पहले अचानक से बैठे बैठे ना किसी एक ड्रामे पे मैंने जो है ना कमेंट कर दिया, और उस पे एक मैंने रिएक्शन वीडियो बना दिया। मुझे नहीं लगा था लोग उस पे कोई ज्यादा रिएक्ट करेंगे, मगर मैंने वीडियो बनाई, डाली, एंड आई स्लेप्ट। मैं सुबह उठा हूं तो इट वेंट बर्जर्क, वो मिलियंस में चली गई। मैं बोला व्हाट द हेक हैपेंड हियर। तो वो आपको नहीं पता होता ना कि ऑडियंस किस चीज पे एकदम से जो है ना वो उसको पसंद कर लेगी। बस फिर वहां से जो सिलसिला शुरू हुआ, तो वो अब 1.5-2 साल हो गए कि मैं अब ये ड्रामास पे ही करता हूँ चीजें। और मेरी जिंदगी है तू पे तो खास तौर पे तुम्हारी और कफील पे भी खास नजर है, खास नजर है। और जो चीखो पुकार तुम करते हो ना कि वो अच्छा पता नहीं क्या है। वो देखे मैं फिर आपको वही मैं आपसे जिक्र कर रहा था ना। अच्छा एक करके दिखाओ, सिगरेट निकोरा भी करके दिखाओ ना। जब उसने बताया कि हमने की थी कॉन्स्पिरेसी और इसमें इन्वॉल्व नहीं है वो लड़का फारिया ने जब कहा, फारिया की बात, वो तुम्हारा रिएक्शन बताओ। यार तुम लोगों को शर्म नहीं आती यार? ये तुम लोग किस तरह की चीजें कर रहे हो यार? तुम एक बेचारा अच्छा खासा चल रहा है, वो उससे प्यार करता है, और तुम लोग इस तरह की साजिशें कर रहे हो। छोड़ो मारे में तुम लोगों को। अच्छा रिएक्शन वीडियोस में ना जो आपका इन्फ्लुएंसर है उसका फेस बड़ा मैटर करता है, कि वो जो एक ऐसा आता है ना एक्सप्रेशन, वो इतना इंपॉर्टेंट है। वो हर फेस पे सूट नहीं करेगा, हर कोई ये रिएक्शन वीडियोस नहीं बना सकता है, बल्कि कुछ पे बुरा लगता है, गुस्सा आता है कि ये क्यों बना रहा है वीडियो। तो ये इट सूट्स यू अवैस, तुम्हारा अच्छा तुम लड़की भी बन जाते हो। ये लड़की शेव नहीं करती, ऐप में शेविंग की ऑप्शन नहीं है, वैक्सिंग की है। लड़की की मुंह छानी जरूरी है?
मैं देखे अब जितना वो छुप सकती है वो छुप जाती है, वरना जो नहीं दिख वो आ जाती है। तो मैं असल में वो थोड़ा सा एआई के और फिल्टर्स के थ्रू उसको करता हूँ। तो वो तुम्हारी मूंछ पकड़ रही है। वैसे रॉ भी अच्छा लगता है ये। अगर बिल्कुल फिनिश हो तो क्यूट इतना अच्छा लगता है कि लगेगा। एक लड़की इतनी खूबसूरत प्यारी जैसे ये हिलता है ना तो लड़की की मूंछ आ जाती है। तो इसके लिए शुक्रिया। देखिए इसमें जो इसका बेसिक क्रक्स है ना इस तमाम कंटेंट का, वो यही है कि देखिए हम कितने सालों से और कितने अरसे से हमारी ऑडियंस ड्रामास देखती है, मगर वही बात है कि वो अक्सर ड्रामे के बाद आपकी ना एक फीलिंग होती है कि कभी ड्रामे के हाई पॉइंट्स होते हैं, कभी लो पॉइंट्स होते हैं। तो मैंने ना इसको एक ऑडियंस बन के सोचा कि यार मैं पर्टिकुलरली उस टाइम पे मेरा इमोशन क्या है। तो मैंने जब वो इमोशन अपने कंटेंट के थ्रू कहना शुरू किया ना, दैट्स वेयर ऑडियंस स्टार्टेड रेजोनेटिंग विद माय कंटेंट के यार ये बात तो हम कहना चाहते थे। अगर आप मेरी वीडियोस में कमेंट्स देखें ना नीचे जाके, ये आप मेरी जिंदगी ये तू के ही देख लें, तो आप नीचे जाके देखें वो लोग बोलेंगे कि यार ये तो मैं सोच रही थी, ये तो मैं सोच रहा था, तो ये मैं कहना चाहता था, ये तो मैं कहना चाहती थी। तो वो लोगों को ना एक आवाज मिल गई उससे। और तुम तो घर भी पहुंच जाते हो ना। तुम तो आर्टिस्ट के घर भी पहुंच जाते हो। पूछने वो एआई, हाँ नहीं एआई निकलती है आर्टिस्ट और उससे फिर बात करता है, वो जो कथारसिस ऑडियंस का है वो कर रहा अच्छा होता है। वो वाला बताओ किसके साथ बड़ी किसके व्यूज आए हो। अच्छा वो मैं आपको बताऊं, वो अक्सर लोगों को उसमें थोड़ी कंफ्यूजन होती है, लोगों को लगता है कि मैंने एआई से बनाया है। हाँ। वो मैं एक्चुअल जो है ना सेलिब्रिटीज के साथ मेरा जो है ना वो कंटेंट मैंने बनाया, कोलैबोरेशंस किए हैं। उसकी एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको बताता हूँ। मैं पहले ना एआई के थ्रू या फिल्टर्स के थ्रू ही कैरेक्टर्स को बनाया करता बिल्कुल था। सही, हाँ। जिस जमाने में परवरिश आ रहा था ना, उस जमाने में मैंने एक दफा मीसम नकवी, हु इज अ डायरेक्टर, मतलब माशाल्लाह बड़ा नाम पाकिस्तान का, मीसम नकवी का कैरेक्टर मैंने इसी तरह से खुद ही प्ले किया और ऑडियंस का कैरेक्टर भी खुद ही प्ले किया। मेरे पास ना इनबॉक्स आया मीसम नकवी का, पहली दफा मेरी बात हो रही है उनसे। हाँ। वो कहने लगे ये तुमने जो बनाया है, मेरी एक्टिंग की है, तुम ये मुझसे नहीं कह सकते थे, मैं बना के दे देता। तो मैंने कहा आर यू सीरियस, ये आप कर देते? कहने लगे हाँ, मुझे लगा मुझसे मेरे साथ कौन कोलैबोरेट करेगा, यू नो। दैट्स वेयर इट ऑल स्टार्टेड। तो परवरिश से जो है वो अगर आप देखें तो बख्तावर हो गई या हमारे और जो कैरेक्टर्स थे उस ड्रामे के अंदर, जिस तरह हसाम का कैरेक्टर था, फिर मेरे कोलैबोरेशन ये इस तरह से स्टार्ट हुए। फिर उसके बाद मेरा अजान के साथ अभी जो मंटो ड्रामा था उसमें अजान के साथ मेरा कोलैबोरेट हुआ। और इस तरह लग रहा है कि ये बड़ी जबरदस्त हमारी भी प्रमोशन है इसमें कि हम इन्फ्लुएंसर्स के साथ कोलैब करें, क्योंकि वरना चैनल्स तो अफोर्ड नहीं उनको कर सकते अब। तो इसलिए आई थिंक ये जो आप लोगों का फायदा हो रहा है ना, ये बड़ा कमाल है। और उनको भी रियलाइज हुआ है कि इट्स अ वेरी स्ट्रांग मीडियम। अब मुसद्दिक से बातचीत शुरू कर दी इसने ना, मुसद्दिक वाली बातचीत कि तुम क्यों कर रहे हो ऐसा? क्या कह रहे हैं? जी मुसद्दिक वाला। देखें अब हमारे यहाँ ना पाकिस्तान में आज तक ना एपिसोडिक प्रमोशन का कॉन्सेप्ट नहीं आया है। हम ड्रामे को तो प्रमोट करते हैं मगर एक पर्टिकुलर एपिसोड पे नहीं हम करते। जिस तरह आप दूसरे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं या नेटफ्लिक्स हो गया, वो पर्टिकुलर एपिसोड्स को भी जो है ना वो प्रमोट करने लगते हैं। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई एम डूइंग। और वो आहिस्ता आहिस्ता अब वो इंडस्ट्री को भी बात समझ आ रही है, जो अब नादिया बिल्कुल सही कह रही हैं कि वो अब इंडस्ट्री को भी समझ आ रहा है कि यार ये कोई एक आदमी आया है नया सा जो कि ये एपिसोड्स पे आके बात करता है। तो वो जो है ना वो एक समझ ले कि एपिसोड अगर किसी ने नहीं भी देखा होता ना तो वो मेरी वीडियो की वजह से देख लेते हैं जाके। जेजे के पास चला गया ये और मेरे पास तुम कह रहा है कि दोबारा बनाओ, रीमेक बनाओ और जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे बनाओ। नहीं वैसे नहीं तो मुझे क्या चाह रहे थे तुम? वो मेरे पास तुम कैसे बनाना है? हाँ चलिए बताए, फिर बताए। मैं सुन मेरे दिल की भी बात करें। जी सॉरी क्या कह रही थी आप? मैंने कहा खलीलुर रहमान कमर के जो ड्रामे हैं, मैं मंटो हूँ या सुन मेरे दिल, उनको सुना तुमने, देखा, उस पे क्या जज्बात थे? वो लाइनें तो उसमें तो बहुत मवाद था भाई। अच्छा मैं बताऊं, वो उसमें एक वीडियो मैंने ऐसी बनाई भी थी क्योंकि खलीलुर रहमान कमर साहब के जो ड्रामे है ना वो उसकी एक सर्टन लिखाई है और वो सर्टन जुमले हैं, वो जो है ना वो आम जिंदगी में शायद हम इस तरह की बातें नहीं करते हैं। तो वो मैंने ना आम जिंदगी में रख के एक वीडियो बना दी थी। तो वो भी लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आई। मगर वो अगेन जो है ना वो बड़ा एक डिफरेंट किस्म का यूनिवर्स है, डिफरेंट किस्म का वर्ल्ड है उनका। मतलब बड़ा मायानाज नाम है हमारे पाकिस्तानी फिल्म जो है ना, लेकिन दुनिया कोई और है। हाँ
बिल्कुल सही है वो वो एक दुनिया स्टाइल अलग है। कुछ अलग ही दुनिया है, बिल्कुल अलग ही दुनिया से। अच्छा भाई, तमाशा का क्या तमाशा था? कैसे मजा आया, नहीं मजा आया? कोई मोहब्बतें हुई, नहीं हुई, दिल टूटे, दिल जुड़े क्या हुआ? अच्छा, तमाशा भी मुझे जो है ना इसी तरह से ही मुझे ऑफर हुआ कि जे भाई जर्जी सेजा, ही वॉज वेरी काइंड एनफ। ये जो आप मेरी वीडियो, तो जे भाई वाली वीडियो, तमाम चीजें, तो वो यही तमाम ड्रामों की वीडियो देख देख के ना वो वन फाइन डे ही एक्चुअली कॉन्टेक्टेड मी। उन्होंने मुझसे कहा कि यार तुम्हें तमाशा करना चाहिए। मैं जो है ना अदाकार टाइप, फनकार टाइप आदमी हूँ, मैं तमाशा सर क्या करूंगा। उन्होंने बोला नहीं, तुम्हारी जो एनर्जी है ना, तुम जैसे आदमी को तमाशा में जाना चाहिए। तो मुझे बिल्कुल सच्ची बात है अंदाजा नहीं था कि तमाशा इज अ वेरी डिफिकल्ट फॉर्मेट। बिल्कुल वो एक आसान काम नहीं है उस घर में रहना, where you are living with like 17 18 people who you don't even know, or different start of life, different cities, different जो है ना वो स्टेट से आए हुए लोग उसमें हैं। लड़ाई झगड़े होते हैं, वो जेन्युइन था सारा, तुम्हें लगा या करवाया जाता है? लोगों को ये भी होता है ना कि कितना फेक है और कितना रियल है। नादिया जी, बड़ा अच्छा आपने मुझसे सवाल किया है। ये मुझसे सवाल जो है ना, वो जब मैं घर के अंदर जाने से 2-4 दिन पहले जब मैं कराची पहुंचा, तो मेरे एक दोस्त ने मुझसे पूछा कि यार वो तुम्हें स्क्रिप्ट मिल गई? मैं बोला कौन सी स्क्रिप्ट? कहने लगे वो तमाशा में जा रहे हो ना तुम। मैं बोला यार कोई स्क्रिप्ट नहीं मिली। तो मैं आपको बिल्कुल मतलब कैटेगोरिकली बता रहा हूं कि तमाशा इज 100% ऑर्गेनिक। जो रिएक्शंस आप देखते हैं ना लोगों के, झगड़े, फसाद, जो भी आप कह लें, वो सब 100% जो है ना वो आपकी अपने किया धरा है। उसमें कोई डायरेक्शन नहीं है। हमें अच्छा, मुझे ऐसा भी लगा था कि शायद ना ऊपर से कोई आवाज आएगी तो वो बोलेंगे चलो अच्छा आप झगड़ा कर लो, या चलो एक काम करो गाना गा लो, या डांस कर लो। वो जो कुछ हो रहा है वहां पे तो जो आप लोग खुद बाहर कर रहे आके हैं। फिर कोई अगर बात करते हैं, तनकीद करते हैं शो या फॉर्मेट की, फिर वो क्यों ऐसे करते हैं? देखिए, ये शो जो है ना तमाशा, ये आपके ना, जब आप देखें एक घर में रह रहे होते हैं ना और बिल्कुल आइसोलेटेड होते हैं, अब आपको घर से निकलने भी नहीं दिया जा रहा, आप एक जगह बंद है, और उसके साथ साथ ना थोड़ी खाने की भी तंगी है। आप जो है ना वो एडजस्ट भी कर रहे हैं माहौल में। सुबह में आपको एक सर्टेन टाइम पे उठना भी है, रात में आपको एक सर्टेन टाइम पे सोना भी है। तो वो ना बड़ा साइकोलॉजिकली इंपैक्ट करता है आपको, और फिर आपकी असल पर्सनैलिटी निकल के आती है। लोग जो तनकीद करते हैं ना बाहर आके, वो इसलिए करते हैं कि जब वो कैमरे पे बाहर आके अपने आप को देखते हैं ना, तो वो बोलते हैं यार ये मुझे क्या दिखा रहे हो आप। तो वो उसमें अगेन मैं फिर कह रहा हूं कि मैं, कोई चैनल ने मुझसे नहीं कहा कि मैं ये बातें करूं, मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूं। तो एविक्शन वगैरह सही होती है? बिल्कुल। ये वोटिंग एविक्शन जो होती है, जो निकाले जाते हैं लोग, वो बिल्कुल फेयर होती है? वोटिंग लोग करते हैं उसी वोटिंग की बुनियाद पे या रेटिंग की बुनियाद पे? जी, मतलब वोटिंग होती है, वोटिंग की बेसिस पे ही आप निकाले जाते हैं बाहर। और देखें, आपको खुद भी अंदाजा हो जाता है, और हमें अंदाजा हो जाता है कौन से लोग आगे जाएंगे, कौन से पीछे रह जाएंगे। वो घर के अंदर फील एक आ जाता है आपको, साथ रह रहे के ना आपको समझ आ जाती है किसका कितना पोटेंशियल है। अच्छा, कौन सा ड्रामा तुम्हें भी समझ नहीं आ रहा हो वैसे, ये बता दो। इस वक्त जो सारे ड्रामे मेरी तरह ये भी देखता होगा, कौन सा ड्रामा समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है? सबसे ज्यादा रोस्टिंग किसकी चल रही है? यार ये बड़ा अच्छा सवाल है। इस वक्त कौन सा ड्रामा है ऐसा, मुझे कफील लगता चल रहा है है, मोहम्मा है, मेरी जिंदगी है तू। कफील की तुम्हारी मैंने काफी ये वीडियोस देखी हैं। फोनो फ्रेंड कर लो, फोनो फ्रेंड आ गई, कॉल आ गई। हाँ। देखिए, कफील वाला जो है ना वो उसके अंदर वो एक सर्टन जो है ना वो, मतलब मेसन भाई ने एक मतलब वो भी एक दुनिया दिखाई पहले की, जो कि उस लड़की का उसमें जो पूरा एक ट्विस्ट पहले आया का वक्त है, है। बिल्कुल एकदम जो चेंज आया, वो कैसा लग रहा है? तो वो अब एक जेनजीज का जो इंडक्शन है ना उसके अंदर, वो मैं बताऊं थोड़ा सा लोगों को ना वो एकदम से लोग सोच हुए हैं कि यार ये हुआ क्या ना एकदम से। मगर मैं आपको बताऊं कि वही ब्यूटी है उस कहानी की, कि जिस तरह से वो मतलब यही बताया गया ना कि देखें उस औरत ने बर्दाश्त किया जिंदगी भर वो जो करती आई, मगर आज उसके बच्चे अब उसी पे सवाल उठा रहे हैं कि ठीक है तुम्हारे साथ जो कुछ हो गया वो सही था, मगर तुम ये इतने अरसे से तुमने बर्दाश्त क्यों किया, और तुम्हारी वजह से अब हमें बर्दाश्त करना पड़ रहा है। यार बहुत सीरियस हो गया, बर्दाश्त छोड़ो ये बात। नहीं तो रिएक्शन इस पे बहुत आ रहे हैं आजकल इस ड्रामे पे ना, बहस के।
अच्छा मेरी जिंदगी है तू पे कुछ हो जाए रिएक्शन और फिर उसके बाद इजाजत लेंगे अवैस तुमसे। वो तो हो गया ना पहले। एक और कोई फनी अपना अपनी पसंद का कफील पे कर दो। कफील पे कर दो। हाँ किसी पे भी। जामी पे जामी जामी पे। हाँ जामी पे मैं कहता हूँ यार जामी तुमको यार शर्म नहीं आती यार, तुम किस तरह की हरकतें कर रहे हो, अपनी बीवी से पैसे मांगते हो तुम यार, बिजली का एक बिल तक नहीं भर पा रहे हो, तुम कुछ इंसान के बच्चे बनो यार, अगर नहीं बनोगे ना तो मैंने अगली दफा तुम्हारे घर आ जाना है मैंने। सही है। बस अभी मेरे घर तो आना जरूर, कोलैबोरेशन हमारी एक होनी चाहिए अवैस। जरूर 100% नादिया 100%। You are wonderful, you are very organic, natural और gifted हो। Please keep making these videos, we love them। बहुत शुक्रिया अवैस, थैंक यू यार आपने वक्त दिया। थैंक यू, बहुत शुक्रिया सर। इसका रिएक्शन रह गया, टाइम खत्म हो गया। बट हाँ बस अभी क्या क्लोजिंग करनी है। कल आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक देते रहिए। ज़ुहैब और नादिया को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।